बहू, तुम कमरे से बाहर चली जाओ। ये लो मिनी, ये रुपये अलमारी में रख दो। महीना ख़त्म हो गया है, सबका हिसाब करना है। चाबी मेरे कमरे में जो पलंग है उसके तकिए के नीचे रखी है। मिनी की मम्मी रोशनी ने उसे कुछ रुपये देते हुए कहा। मिनी ने रुपये संभाल कर अलमारी में रख दिए। फिर अलमारी बंद करने से पहले उसे ख्याल आया कि उसे तो उसकी सहेली रीमा के लिए जन्मदिन का उपहार लेना था और उसके लिए रुपये चाहिए थे। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे कुछ रुपये चाहिए रीमा के उपहार के लिए। उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है, जितने चाहिए ले ले और बाकी अलमारी में रख दे। मिनी ने रुपये लिए और अलमारी बंद कर दी। रात को सब लोग बैठे थे। रोशनी और उनके पति मुकेश जी गांव वाली ज़मीन को बेचने की बात कर रहे थे, पर दाम कम मिल रहा था। बड़े बेटे ने सलाह दी कि ज़मीन बेचकर पैसा बैंक में जमा करा देते हैं, पर मिनी ने कहा, पापा अभी ज़मीन मत बेचिए, कोई बड़ा खर्चा भी नहीं आ रहा है, बैंक में इतना ब्याज भी नहीं मिलेगा। ज़मीन रहेगी तो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सब ने सलाह मशविरा करके एक दूसरे की बात मान ली। कुछ समय बाद मिनी के लिए रिश्ता आया। अब वो बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी करने की मुकेश जी सोच भी रहे थे। मिनी भी पढ़ी लिखी समझदार थी। आशु और मिनी की सगाई हो गई और कुछ महीनों बाद शादी तय हो गई। तब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन अच्छे दाम में बिक गए। मिनी की सलाह की सबने तारीफ़ की। सगाई के बाद शादी की तैयारियां चल रही थी कि मिनी की सास रागनी जी ने उसे लहंगा पसंद करने बुलाया और कुछ लहंगे दिखवा दिए। जब मिनी ने उनका भाव पूछा तो रागनी जी ने दबे स्वर से कहा, ये पैसों का लेन देन मेरा काम है, तुम चुपचाप लहंगा पसंद करो, भाव ताव मत करो। मिनी ये सुनकर दंग रह गई। जब वो घर वापस आई और अपनी माँ रोशनी जी को बताया तो उन्होंने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, नया घर है, वहाँ ऐसा ही होता होगा, तुझे तो लहंगा अच्छा दिलाया है ना उन लोगों ने। कुछ समय बाद मिनी को गहने पसंद करवाने के लिए फिर से बुलाया गया तो मिनी ने अच्छे गहने पसंद कर लिए। वो उसके बारे में भी जानकारी लेना चाह रही थी कि तभी उसकी होने वाली जेठानी ने उसका हाथ दबा दिया। मिनी, ज़्यादा मत पूछो, जितने का भी है मम्मी जी दिला देंगी। जब रुपये मम्मी जी खर्च कर रही हैं तो तुम क्यों हर चीज़ की जानकारी ले रही हो। मिनी ने कहा, लेकिन भाभी, लेकिन फिर भी मिनी यह कहकर चुप हो गई। उसने फिर रोशनी जी को बताया, गहने तो तेरे ससुराल वालों ने नए और भारी दिलवाए हैं, वरना कुछ लोग तो बहुओं को पुराने गहने चढ़ाकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। तो बेकार ही अपना दिमाग खराब कर रही है। तेरी सास ने पैसे दे तो दिए, अब खुश हो जा। मिनी भी सब भूलकर शादी की तैयारियों में लग गई। आशु और मिनी की धूमधाम से शादी हो गई और वो अपने घर में आ गई। मिनी की मुंह दिखाई की रस्म हुई तो सबने उसकी तारीफ़ें की और आशीर्वाद दिया और इसके साथ साथ बहुत सारे शगुन के लिफाफे भी दिए। मुंह दिखाई की रस्म के बाद जब वो कमरे में आई तो उसकी सास भी वहाँ पहुँच गई और जल्दी से बोली, मिनी, मुंह दिखाई की रस्म में जितने भी शगुन के लिफाफे मिले हैं वो सब मुझे दे दो। मिनी कुछ बोलती इससे पहले उन्होंने टेबल पर रखे सारे लिफाफे ले लिए और बाकी उपहार नौकर को उनके कमरे में लाने को कहा। मिनी ने चुपचाप सब देखा पर वो कुछ नहीं बोली। अभी वो एक दिन की ही दुल्हन तो है, कुछ बोलती तो अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उसकी चौके पूजन की रस्म थी तो उसने हलवा बनाया, सबको बहुत ही पसंद आया। उसे चौके पूजन की रस्म में भी शगुन का लिफाफा मिला था। तभी उसकी जेठानी सीमा पास आकर बोलती है, लिफाफा खोलकर देख ले कितना दिया है, नहीं तो फिर वापस से लिफाफा सासू माँ को ही देना है। इस घर में बहुओं को अपने पास रुपये पैसे गहने कुछ भी रखने का अधिकार नहीं है। मिनी ने कहा, लेकिन भाभी, ये लिफाफा मुझे खुद मम्मी जी ने दिया है, मैं उनको ये वापस कर दूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा कि मैंने उनके प्यार का मान नहीं रखा। उसकी जेठानी सीमा ने आगे कुछ नहीं कहा। जब सब मेहमान चले गए तो रागनी जी ने मिनी से लिफाफा वापस ले लिया। मिनी ने रात को अपने पति आशु से बात की। तब आशु ने कहा, तुम बेकार ही तनाव ले रही हो। अरे अच्छा है ना कि मम्मी सब संभाल लेती है, वो घर अच्छे से चला लेती हैं तो उन्हें संभालने दो। मिनी, वो तो ठीक है आशु, पर शगुन देकर वापस ले लेना तो ठीक नहीं है, इस पर तो बहू का भी हक होता है। आशु, तुम ही ना अनोखी आई हो, भाभी भी तो इतने सालों से सब मान रही है, उन्होंने तो मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मिनी आशु को समझा नहीं सकी
और चुप रहना ठीक समझा। उसने सोचा वो अभी नई है, कुछ बोलेगी तो ठीक नहीं होगा, पर धीरे धीरे वो सब ठीक कर देगी। अगले दिन रागनी जी ने मिनी से उसके सारे गहने भी अपने पास रखवा लिए और कहा कि अब असली का जगह नकली गहने पहनो, आजकल असली गहने पहनने का रिवाज नहीं है। मिनी को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। 2-3 दिन बाद रविवार का दिन आया तो सीमा को सब्जियां लानी थी। मम्मी जी से उसने कहा कि मम्मी जी कुछ रुपये दे दीजिए, मैं मिनी के साथ जाकर सब्जियां ले आऊँगी और इसे भी अपने यहाँ की सब्जी मंडी दिखा दूँगी। अपनी सास जेठानी से को पैसे मांगते देख मिनी हैरान थी। वो तो मम्मी की अलमारी से खुद ही पैसे ले लेती थी। जब वो दोनों सब्जियां लेने जा रही थीं तो वो बोली, भाभी आपको भैया पैसे नहीं देते क्या, जो आपको मम्मी जी से लेने होते हैं? इतने पैसे तो आप अपने अकाउंट से पेटीएम के द्वारा भी खर्च कर सकती हो। यह सुनकर सीमा हंसने लगी। उसने कहा, मेरा कोई अकाउंट नहीं है और मेरे मोबाइल में पेटीएम भी नहीं है। घर का सारा रुपया मम्मी जी ही संभालती हैं। पापा जी, तेरे जेठ जी और आंसू भैया भी उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम दे देते हैं, तभी तो वो इतना बड़ा परिवार चला रही हैं। आपको बुरा नहीं लगता थोड़े से रुपयों के लिए उनके आगे हाथ फैलाना होता है? पहले लगता था जैसे तुझे अभी लग रहा है, फिर आदत हो गई है। दोनों बातें करते करते सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही रागनी जी ने सारी सब्जियों के भाव पूछे और सीमा से बचे हुए सब्जियों के पैसे भी रखवा लिए। कुछ दिनों बाद मिनी मायके जा रही थी तो उसने अपने पति आशु से बोला कि कुछ रुपये दे दो, मायके मिठाई और फल लेकर जाना है और साथ में ही कुछ रुपये हाथ में होने चाहिए। आशु ने कहा, तुम मम्मी से मांग लो, पैसों का हिसाब वो ही रखती हैं। यह सुनते ही मिनी को बहुत गुस्सा आया। मैंने तुमसे शादी की है तो मेरी जिम्मेदारी भी तुम उठाओगे ना। तुम कमाते भी हो तो मैं मम्मी जी से पैसे क्यों मांगूं? मैं उनके पास पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को मायके भेजना है तो तुम खुद उनसे लेकर आओ और मुझे दो। आशु, मैं मम्मी को रुपये देता हूँ तो फिर मांगता नहीं। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम मम्मी से ले लो। मिनी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह का दकियानूसी परिवार मिलेगा। और मिनी परेशान होने लगी। उसको मायके की तरह से कुछ रुपये मिले थे और उसका खुद का अकाउंट भी था जो शादी के पहले खुलवाया था। वो पेटीएम भी काम में ले लेती थी। वो मायके चली गई। अब वो मायके में भी कुछ नहीं बोल सकती थी। अभी तो शादी हुई है, आखिरकार उसे वहीं रहना है। कई बार सोचा कि मम्मी से कहेगी, पर अब उसने सोच लिया था कि अपनी मम्मी को परेशान करना बेकार है। अपनी परेशानियां खुद सुलझाएगी। जब उसे आंसू लेने आया तो पूरे रास्ते वो कार में उदास सी बैठी रही। ससुराल आकर भी वो खुश नहीं थी। मिनी को अब कुछ ही महीनों में घुटन होने लगी थी। परिवार की बहुओं का रुपये पैसे रखने का अधिकार नहीं था। एक दिन रागनी जी ने कहा, कल हमारी बड़ी बेटी और पति के साथ आ रही है अपने। दोनों अपने ननद नंदोई की खातिरदारी में कोई कमी न रखना। सीमा और मिनी उनके स्वागत की तैयारियों में लग गई। ननद नंदोई आए तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया। अच्छा खाना नाश्ता करवाया गया। रात को सब बैठकर बातें करने लगे थे। रागनी जी ने अपने पुश्तैनी मकान की चर्चा छेड़ी ही थी और वो अपनी एक ज़मीन भी बेचना चाह रही थी कि तभी उनकी बेटी ने उन्हें बीच में चुप करा दिया। तो रागनी जी चुप हो गई। उन्होंने आँख का इशारा किया तो सीमा चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, पर मिनी वहीं बैठी रही। तो रागनी जी बोली, बहू तुम कमरे से बाहर चली जाओ, हम लोगों को घर की ज़मीन जायदाद के बारे में बातें करनी हैं और वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मिनी, मम्मी जी मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। जो भी बातें होनी हैं मेरे सामने होंगी। मैं भी इस घर की बहू हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ, फिर मुझसे सब क्यों छुपाना? बहुओं को भी जानने का पूरा हक होता है। रागनी जी, मिनी तुम बाहर जाओ। हमारे घर का नियम है कि हम जब भी रुपये पैसे या जायदाद की बात करते हैं तो घर की बहुएं उस वक्त वहाँ नहीं रहनी चाहिए, वो दूसरे घर से आती हैं। मिनी, हाँ मम्मी जी, हम दूसरे घर से आती हैं, पर इस घर को अपनाकर यहीं की हो जाती हैं। फिर हमसे ये चीज़ें छुपाने का क्या मतलब है? फिर तो जीजी और जीजा जी को भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वो भी तो बाहर के हैं। और अब जीजी भी तो किसी दूसरे घर की बहू बन गई है और जीजा जी भी वहीं के हैं, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? तो हम पर क्यों नहीं? हमें भी पूरा हक है कि हमें भी घर की आर्थिक स्थिति और जायदाद की पूरी जानकारी हो।
यह सुन के ही रागिनी जी भड़क जाती हैं। मिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी जमाई को अपमान करने की? तूने मेरी बेटी और जमाई को आज दूसरे घर का कैसे बता दिया? मैंने तो हमेशा ही इन्हें अपना समझा। जमाई जी को तो मैंने अपना तीसरा बेटा मानती हूँ, भला उन पर कैसे नहीं विश्वास करूँगी? उन्होंने कभी घर की बातों को इधर उधर नहीं किया, और तुम हो कि उन्हीं पर शक किए जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीनी, मम्मी जी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब जमाई पर विश्वास कर सकती हैं तो अपनी बहू पर क्यों नहीं? मैं और भाभी भी तो इस घर का हिस्सा है। हम दोनों से ये भेदभाव क्यों? हम दोनों आपके बेटों के जीवन का अहम हिस्सा है। उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, तो हम इस घर का, अपने घर का भला ही चाहेंगे ना। जब आप जीजा जी को अपना बेटा मान सकती हैं तो हमें भी तो अपनी बेटी मान सकती हैं। रागिनी, मिनी, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। बहुओं को सिर्फ रसोई तक ही सीमित होना चाहिए, घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मिनी, मम्मी जी, ये घर हम बहुओं का भी है और हमें घर के मामलों में बोलने का, जानने का पूरा हक है। माफ़ कीजिए, आप भी इस घर की बहू ही थी, अब सास बनी हैं। आपने भी जिस तरह घर संभाला उसी तरह हम भी संभालेंगे। हमें मौका तो दीजिए। छोटे छोटे खर्चों के लिए हमें आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। हम बाजार से आते हैं तो आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। आखिर हम बहुओं पर आपका इतना अविश्वास कैसे है? मिनी की बात सुनकर सीमा भी हिम्मत आई। वो बाहर आकर खड़ी होकर मिनी का इंतज़ार कर रही थी। वो भी अंदर आ गई और बोली, मम्मी जी, मैंने तो सब सहन कर लिया, सालों से ये अन्याय देख रही हूँ, पर कभी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब मिनी की बातें सुनकर लग रहा है कि मिनी कुछ गलत नहीं बोल रही है। जब जीजी और जीजा जी घर के मामलों में आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं तो हमें कमरे से बाहर क्यों भेज दिया जाता है? आखिर हमारी ज़रूरत सिर्फ रसोई तक ही क्यों है? बहुएं क्या सिर्फ रसोई घर के लिए ही बनी हैं? हमसे घर की यह हर बात क्यों छुपाई जाती है? मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि मेरे पति महीने में कितना कमा कर लाते हैं। और सीमा भी सिसकने लगी। रागिनी जी अब खामोश थी, उन्हें कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था। तभी उनका बेटा आंसू भी आकर बोला, हाँ मम्मी, मिनी गलत तो नहीं कह रही है। हमारा परिवार भाभी और मिनी के बिना अधूरा ही है। ये दोनों इस घर का खास हिस्सा है, तो घर के आर्थिक फैसलों में इनकी भागीदारी क्यों नहीं है? हर बार जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जीजी या जीजा जी से ही सलाह मशविरा लेकर क्यों लिए जाते हैं? अपने छोटे भाई आशु की बात सुनकर बड़े बेटे में भी हिम्मत आ जाती है। मम्मी, हम अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से रुपये भी नहीं दे सकते हैं, उन्हें आप पर निर्भर रहना होता है। घर तो इन दोनों का भी है, तो ये भी फिजूल खर्ची तो नहीं करेंगी। घर के बड़े खर्चे पापा और मिलकर देख लीजिए, पर छोटे छोटे खर्चों के लिए घर की बहुओं को इतनी तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए कि वो अपने हिसाब से कर सके। रागिनी जी बोल दी, मिनी कुछ गलत नहीं कह रही है। मैंने ही बहुओं के लिए अलग सोच बना रखी थी, पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब घर में जो भी रुपये पैसों की बात होगी वो बहुओं को साथ लेकर होगी और वो इसमें अपनी सलाह भी दे पाएंगी। और तुम दोनों बेटों को खर्च में बराबर खर्चा देना होगा और बाकी के रुपयों की जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नियां ही उठाएंगी। उन्हें कितना खर्च करना है और कितनी बचत करनी है, अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर मिनी का चेहरा चमक गया। आज उसे लग रहा था कि उसने हिम्मत करके अपनी बात बोल दी और इस घर की बहुओं को अपना हक मिल गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।